हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस। जब हम आज़ाद हुए, जब हमारे पास इंडस्ट्रीज़ नाम मात्र की थी, अंग्रेज़ों ने भारत का सारा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। भारत में इंडस्ट्रीज़ के नाम पर कुछ भी नहीं बचा था। भारत का पहले बहुत व्यापार होता था, जैसे ढाका का मलमल, ये बहुत ही प्रसिद्ध था। इसके बारे में ये कहा जाता था कि इसका कपड़ा एक अंगूठी के अंदर से निकल जाता है। इसकी खासियत के कारण इसको राजसी वस्त्रों में काउंट किया जाता था। जिस टाइम हम आज़ाद हुए उस टाइम हमारे पास सिर्फ एक ही बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, जिसका नाम था टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। यही बड़े उद्योगों में काउंट की जाती थी। अंग्रेजों ने भारत को इतना लूटा कि सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत एक जंग लगी हुई चिड़िया बनकर रह गया था। जब हम आज़ाद हुए उसके बाद अब हमें ज़रूरत थी भारत का एक नया प्रारूप तैयार करने की, एक नया स्ट्रक्चर तैयार करने की। इसके लिए फिर हमने ये निर्णय लिया कि हम भारत में एक नया इंडस्ट्रियल बेस तैयार करेंगे। इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि हमें नई इंडस्ट्रीज़ को लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इनकी आवश्यकता के साथ साथ इनका महत्व क्या है। तो लेट अस स्टार्ट कि वाई देयर इज़ द नीड ऑफ इंडस्ट्रियल बेस्ड इन एन इकोनॉमी। किसी भी एक अर्थव्यवस्था को इंडस्ट्रियल बेस की ज़रूरत क्यों होती है। किसी भी इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्रीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। इसके मेन कारण ये हैं, सबसे पहले है एपी सेंटर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। एपी सेंटर यानी कि एक वो केंद्र बिंदु जहाँ से किसी भी चीज़ का उद्गम माना जाता है, जहाँ से कोई भी चीज़ जो है वो जन्म लेती है। जैसे जब वो अर्थक्वेक्स आते हैं तो अर्थक्वेक का भी एक उद्गम क्षेत्र होता है, जहाँ से वो उसके अपने पीक पर होता है, उसको एपिसेंटर कहा जाता है। इसी तरीके से किसी भी अर्थव्यवस्था का यदि आप सही तरीके से विकास चाहते हो तो उस विकास के लिए इंडस्ट्रीज़ जो हैं उसकी ग्रोथ का एक केंद्र बिंदु मानी जाती हैं। किसी भी इकोनॉमी की इनकम जो है, कंज्यूमर डिमांड है और जीडीपी है, वो सभी की सभी इंडस्ट्रीज़ के ग्रोथ के से ही बढ़ती है। उसके बाद है कि इंडस्ट्रीज़ जितनी ज़्यादा होंगी उतना ही एग्रीकल्चर सेक्टर पर एम्प्लॉयमेंट का प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। जब हम आज़ाद हुए थे उस टाइम 85% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पर बेस्ड थी। अब इसमें क्या होता है कि लोगों की ज़रूरत कम होती है, ज़्यादा लोग उसमें काम करने के लिए इन्वॉल्व रहते हैं, जिसको हम कहते हैं छिपी हुई बेरोज़गारी। उस छिपी हुई बेरोज़गारी के कारण जो है ना मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम हो जाती है। अब इस छिपी हुई बेरोज़गारी को बाहर निकालने के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर का होना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा, इंडस्ट्रियल सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है, जैसे कि ट्रैक्टर, ट्रेली, खाद, बीज, अच्छी क्वालिटी के इंस्ट्रूमेंट्स। ये सारे के सारे कहाँ से मिलते हैं? ये सभी हमें मिलते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर से। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की डेवलपमेंट होगी तो एग्रीकल्चर सेक्टर भी प्रमोट होगा। उसके बाद है प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। जो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है ना वो एग्रीकल्चर सेक्टर से छिपी हुई बेरोजगारी को निकालकर एम्प्लॉयमेंट को भी प्रमोट करता है। थर्ड है आपका ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का मतलब क्या है कि अब गाँव में आप खेती करते हैं, शहरों में आकर आप जो है ना अपना काम धंधे ढूंढते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में आप अपनी जॉब लेते हैं। जब आप गांव से शहरों में आते हैं तो ये आपके गांव हैं, गांव से आप आ गए शहरों में, तो गांव से शहरों में जो पलायन होता है इसको कहते हैं माइग्रेशन। अब गांव में तो आप जैसे मर्जी रहते थे, लेकिन जब आप काम धंधों के लिए एक दूसरी जगह पर जाते हैं, उस अर्बेनाइजेशन के कारण
फिर आपकी जो है ना सिविलाइजेशन भी बढ़ती है, आप दूसरे दूसरे लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, आपका लाइफस्टाइल जो है वो चेंज होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ पहले से बेटर हो जाती है। और ये किसकी वजह से होती है? ये होती है इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण। फिर है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ, जो इंडस्ट्रीज जो हैं वो जितनी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होंगी उतना ही इकोनॉमी का इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है आधारभूत ढांचा, कि यानी कि जैसे रोड, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, बिल्डिंग्स, ये सारी चीज़ें जो है ना, ट्रांसपोर्ट, पावर, बैंकिंग फैसिलिटी, इंश्योरेंस फैसिलिटीज़, इन सब को इंफ्रास्ट्रक्चर में काउंट किया जाता है। तो जितनी इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा होंगी उतने ही ट्रांसपोर्ट के साधन भी ज़्यादा होंगे, उतना ही कम्युनिकेशन भी ज़्यादा होगा। कम्युनिकेशन यानी कि कितना सामान लाना है, कितना लेकर जाना है, सब लोग एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में रहते हैं। बैंकिंग सेक्टर ज़्यादा होता है, इंश्योरेंस सेक्टर प्रमोट होता है। तो ये जब एक इंडस्ट्रीज से जो आपका सेकेंडरी सेक्टर के साथ साथ जो आपका सर्विस सेक्टर है वो भी प्रमोट होता है, तो ये सर्विस सेक्टर को भी प्रमोट करने में एक महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इट एनहांस द डायनामिक ग्रोथ प्रोसेस। डायनामिक यानी कि चेंज होने वाला, कि जब तक इंडस्ट्रीज नहीं होती तब तक हमारा ग्रोथ प्रोसेस भी लिमिटेड होता है। जैसे ही इंडस्ट्रीज बढ़ती हैं हमारा ग्रोथ प्रोसेस भी बढ़ता चला जाता है। अब इंडस्ट्रीज़ की जैसे जैसे एडवांसमेंट होती है वैसे वैसे टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ इंडस्ट्रीज़ की एडवांसमेंट, जिससे इकॉनमी एक जगह स्टेबल ना रहकर स्टेबल नहीं रहती बल्कि चेंज होती रहती। न्यू टेक्नोलॉजी के साथ पहले कैसी छोटी छोटी मशीनें आती थी, फिर बड़ी बड़ी मशीनें आने लगी, फिर प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ने लगी, यानी कि हमारा क्या है कि इकॉनमी चेंज हो रही है। पहले आपको पता है सारा काम हाथ से होता था, अब सब काम मशीनों से होता है या कंप्यूटर से होता है। ये क्या है? ये टेक्निकल एडवांसमेंट है जिसको हम कहते हैं डायनामिक चेंज इन द इकोनॉमी ओनली ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि इंडस्ट्रीज जो हैं वो किसी भी इकोनॉमी की डेवलपमेंट में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे नीड ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर बेसिकली होता क्या है? पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर होता है जो गवर्नमेंट के अंडर आता है, ठीक है, जिसका सारा खर्चा गवर्नमेंट उठाती है। और इस पब्लिक सेक्टर का मेन रोल होता है सोशल वेलफेयर करना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधाएं उपलब्ध कराना, ना कि प्राइवेट सेक्टर निजी क्षेत्र की तरह अपने लाभ कमाना। अब कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए पब्लिक सेक्टर की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? सबसे पहला पॉइंट है लैक ऑफ कैपिटल। अब देखिए, जब हम आज़ाद हुए, भारत इतना बड़ा देश है, इंडस्ट्रीज थी नहीं, प्राइवेट सेक्टर इतना पैसा लगाने के लिए तैयार थे नहीं, हमें अपनी इकॉनमी में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत थी। अब वो पैसा जो है ना प्राइवेट सेक्टर लगाना नहीं चाहता था, इसीलिए हमने फिर यही डिसाइड किया कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज सरकार लगाएगी, वहाँ पर पैसा लगाएगी, लोगों को रोजगार देगी, और ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाया जा सके। अब दूसरी ज़रूरत क्यों पड़ी? लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। जो प्राइवेट कंपनीज थी उनको निवेश की प्रेरणा ही बहुत कम थी। क्यों थी? क्योंकि मार्केट का साइज छोटा था। विदेशों के साथ हमारे अभी इतने संबंध अच्छे हुए नहीं थे, क्योंकि 300 सालों की गुलामी के बाद एकदम हमारे ऊपर कौन विश्वास करेगा कि इनके पास कुछ है भी कि नहीं, हम तो कंगाल हो चुके थे। अब दूसरे देश हमारे साथ क्यों अपने संबंध स्थापित करेंगे? तो इसी वजह से हमारे मार्केट का साइज सिर्फ एक लिमिटेड एरिया तक ही सीमित रह गया था। अब हमारी इनकम के साधन थे नहीं, ठीक है ना, नौकरियां थी नहीं, खेती पर ही सबका गुजारा होता था, इसलिए डिमांड का स्तर भी बहुत कम था, मांग भी बहुत कम थी। जब मांग कम थी
तो मतलब हमारी इनकम भी बहुत कम थी, तो मांग कम थी, और इस कारण से विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, निर्धनता के दुष्चक्र थे। ये क्या है? निर्धनता के दुष्चक्र है कि इनकम कम है, इस वजह से मांग कम है, मांग कम होती है, इसी वजह से हम लोगों के अंदर फिर निवेश करने की प्रेरणा भी कम होती, क्योंकि हमें क्या लगता है जब चीज़ की डिमांड ही नहीं होगी तो हमारी चीज़ को खरीदेगा कौन, और जब खरीदेंगे नहीं तो हमें घाटा उठाना पड़ेगा। तो निवेश की प्रेरणा कम होने के कारण निवेश कम होता था, जब निवेश कम होता था तो उत्पादन कम होता था। अब उत्पादन जब आप कम करोगे तो आपकी आय भी कम होगी। तो ये निर्धनता के दुष्चक्र पाए जाते थे। इनको तोड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ सरकारी क्षेत्र ही योगदान दे सकता था, पब्लिक सेक्टर का होना बहुत ही जरूरी था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सोशल वेलफेयर। देखो, मैं हूँ, आप हूँ, मैं जो भी काम करूँगी मेरा मेन मकसद क्या होगा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। हम क्या कहते हैं, भाड़ में जाए सब, मुझे तो अपने से मतलब है, ठीक है ना। इसी तरीके से जो प्राइवेट क्षेत्र है, जो निजी क्षेत्र है, उसका मेन मकसद क्या होता था? प्रॉफिट कमाना। अब वो प्रॉफिट कमाने के चक्कर में कीमतें ज़्यादा रखता था, लोगों का शोषण होता था। तो उस चीज से बचने के लिए प्राइवेट सेक्टर को ही इम्पोर्टेंस दी गई। प्राइवेट सेक्टर ने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, कम चीज़ों पर सामान उपलब्ध कराया, क्योंकि उसका मेन मकसद क्या था? सोशल वेलफेयर, ना कि प्रॉफिट कमाना। तो इस तरीके से पब्लिक सेक्टर को जो है ना, वो उस टाइम मेन लीडर माना गया। उसको ये कहा गया कि यही सबका बाप है, जो सारी इंडस्ट्रीज को कंट्रोल कर सकता है, जो इकोनॉमी को ग्रोथ की तरफ लेकर जा सकता है। अब पब्लिक सेक्टर को जब मेन रोल दिया गया तो पब्लिक सेक्टर ने उस रोल को कैसे निभाया? तो उसने 1956 में 1956 में सबसे पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन IPR, ये जो है ना एक नया रेजोल्यूशन बनाया। ये बनाया गया 1956 में, इसीलिए इसको IPR 1956 के नाम से जाना जाता है। ये सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान बनाया गया था, क्योंकि जैसे हमारा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पर बेस्ड था, उसमें हमने जो है ना ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया था। ऐसे ही हमारा जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था वो महालनोबिस मॉडल पर बेस था, और जिसमें मेन हमारा मकसद था इंडस्ट्रियल बेस जो इकोनॉमी का है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना। तो इसके जो है ना मेन मकसद क्या था? सबसे पहले है कि इसके प्रिंसिपल्स में हमने सारी इंडस्ट्रीज को 3 भागों में डिवाइड कर दिया था। पहली वो इंडस्ट्रीज थी जो केवल और केवल PSU यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सरकार के अंडर आती थी। इसमें प्राइवेट सेक्टर का कोई भी योगदान नहीं था। ये सारी की सारी इंडस्ट्री टोटल पब्लिक सेक्टर के अंडर आती थी, जैसे कि रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, इस तरीके से। दूसरी वो इंडस्ट्रीज थी जिसको के कुछ भाग प्राइवेट सेक्टर के अंडर आते थे और कुछ पब्लिक सेक्टर के अंडर आते थे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर जो है ना वो सेकेंडरी रोल प्ले करता था। मेन चलती किसकी थी? पब्लिक सेक्टर की। जैसे घर में पापा, ये प्राइवेट सेक्टर जो, ये पब्लिक सेक्टर जो है ना ये पापा था। पब्लिक सेक्टर जो, जैसे पापा की घर में सारी बातें मानी जाती है ना, और हम सबको वो बातें माननी पड़ती हैं। हम कौन हैं? हम सेकेंडरी हैं। तो इसी तरीके से पब्लिक सेक्टर जो है ना वो बाप था, और प्राइवेट सेक्टर जो है ना वो फैमिली था, परिवार। तो इस तरीके से ये एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते थे। और इनके बाद जो भी बचा, जो कि ना तो मतलब पब्लिक सेक्टर का, जिसमें कोई भी योगदान नहीं था, जो पब्लिक सेक्टर के साथ मिलकर काम नहीं करते थे, उन सबको प्राइवेट सेक्टर के अंदर डाला गया। वो थर्ड कैटेगरी हो गई। फिर है कि इंडस्ट्रीज को रन करने के लिए लाइसेंस का लेना ज़रूरी था। कोई भी इंडस्ट्री आप चलाते तो उसके लिए इस रेजोल्यूशन IPR के अंदर जो है ना हर इंडस्ट्रीज के लिए लाइसेंस लेना कंपलसरी था।
नेक्स्ट है कि जो प्राइवेट एंटरप्राइजेज खुद काम करना चाहते थे, जो पब्लिक सेक्टर के साथ, सरकार के साथ मिलकर काम नहीं करना चाहते थे, जब वो लाइसेंस लेने आते थे तो उसको कुछ छूट दी जाती थी। वो छूट क्या थी? भी आपको कई सालों तक, 5 सालों तक, 10 सालों तक कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। जो आपका बिजली का कनेक्शन होगा उस पर आपको बहुत छूट दी जाएगी, लेकिन उसके साथ कंडीशन क्या थी कि आपको अपनी इंडस्ट्री उस एरिया में लगानी होगी जो बैकवर्ड है, जहाँ पर पहले से कोई इंडस्ट्री नहीं है, ताकि रीजनल डिस्पैरिटी जो है उसको ख़त्म किया जाए, रीजनल इक्वालिटी को प्रमोट किया जाए, सभी क्षेत्र बराबर हो। जैसे राउरकेला, भिलाई, जमशेदपुर, बोकारो, ये झारखंड, ये जो मतलब उन एरियाज़ में जो इंडस्ट्रीज़ लगाई गई वो इसी का परिणाम थी। कुछ गवर्नमेंट सेक्टर की हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं। फिर है कि इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया। सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल है एसएसआई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज को बेसिकली 2 कैटेगरीज में बांटा गया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को कहते हैं एसएसआई। जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री हैं ये बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को प्रमोट करती हैं, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है ना ये बेसिकली एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करती हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है ना उसमें आज की डेट में इन्वेस्टमेंट लिमिट है 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की, जबकि 1951 में जिन इंडस्ट्रीज में 5 लाख से कम तक का इन्वेस्टमेंट किया जाता था उनको एसएसआई में काउंट किया जाता था। 1955 में एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था CARVE, कार्वी। तो जिसको दूसरा नाम था विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी। इस कमेटी ने ही 1955 में एसएसआई के लिए कुछ गोल्स निर्धारित किए थे। उन्हीं गोल्स के अंडर ही एसएसआई काम करती थी। एसएसआई के बेसिक फीचर्स क्या थे? एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना, ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज थी। लेबर इंटेंसिव का यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लेबर के साथ काम करती थी, इसमें कम कैपिटल की ज़रूरत होती थी। ये लोकेशन फ्लैक्सिबिलिटी इनके अंदर पाई जाती थी, यानी कि जहाँ पर भी उनको लगता था कि हमें इजीली लेबर मिल जाती है, ये वहीं पर ही इनको एस्टैब्लिश कर दिया जाता था। ठीक है ना। इसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ इनको इस्टेब्लिश कर दिया जाता था। जैसे हमने देखा कि 1951 में लिमिट क्या थी, सिर्फ 5 लाख से कम जो भी इन्वेस्टमेंट करते थे वहाँ पर इनको इस्टेब्लिश कर दिया जाता था। अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ है 1950 से 90s के बीच में, उसके बेसिक फीचर्स क्या हैं, जो हमने पढ़ा बताइए। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ का टाइम पीरियड जो था वो कब 1950 से 90 के बीच में। सबसे पहले हमने देखा कि पब्लिक सेक्टर का रोल बहुत ज़्यादा था। ठीक है ना। प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर के साथ मिलकर काम करता था, लेकिन पब्लिक सेक्टर जो है ना वो बाप होता था और प्राइवेट सेक्टर जो है ना वो बेटा होता था। बेटे को बाप की सारी बातें माननी पड़ती थी। इंडस्ट्रीज़ में जो है ना इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर ध्यान दिया गया कि हमें बाहर से मंगवाना ना पड़े, हम ऐसी चीज़ों का प्रमोशन करें ताकि हम अपने आप आत्मनिर्भर बन सकें, हमें विदेशों के ऊपर निर्भर रहना ना पड़े, क्योंकि अंग्रेज़ों ने तो हमें सारा का सारा इंग्लैंड पर निर्भर बना दिया था। हम जो है ना अपनी इंडस्ट्रीज़ को डिफेंड करना चाहते थे, उनको प्रमोट करना चाहते थे, इसीलिए हम नहीं चाहते थे कि फ़ॉरेन की इंडस्ट्रीज़ के साथ उनको किसी भी तरह से कंपटीशन करना पड़े। इसके कारण हमने जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ है ना, जो बाहर से चीज़ें आती थी उन पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाने शुरू कर दिए। बाहर से चीज़ें टैक्स के कारण महंगी होती थी तो उनको कोई खरीदता ही नहीं था, क्योंकि इनकम ही नहीं थी इतनी। ठीक है ना। हमने इंपोर्ट कोटा फिक्स कर दिया। इंपोर्ट कोटा का मतलब है कि हम 10 से ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो बाहर से नहीं मंगवाएंगे। यदि 10 से ज़्यादा चीज़ें बाहर से आएंगी तो उन पर 200-300 गुना टैक्स लगा दिया, ताकि वो चीज़ें इतनी महंगी हो गई कि उनको यहाँ पे कोई खरीदे ही ना। तो इस तरीके से इंडस्ट्रियल ग्रोथ में हमने अपनी इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया, और फिर इसके कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी रहे। जैसे एसएसआई के क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव, इन सबको आप एनालाइज कीजिए, इनको पढ़िए, और फिर कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि जो आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है ना उसके क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है। अच्छे कमेंट कीजिए और फिर मुझे बताइए, फिर मैं आपको रिप्लाई करके बताऊंगी कि हाँ ये सही है या गलत है। और जुड़े रहिए
आगे भी हम नेक्स्ट चैप्टर्स ऐसे ही करते रहेंगे।